बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद है हरमीत इस्लामाबाद से। हरमीत, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक सर, आप दोनों सुनाए कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। 2 दिन की छुट्टी के बाद हम लोग भी तरोताज़ा हैं और तैयार हैं बिल्कुल कि रोमा जल्दी से हमें बताया आज का रनडाउन आज की टॉप स्टोरीज क्या हैं। बिल्कुल, आज की टॉप स्टोरीज पब्लिक का डेली डोज। उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे कि पंजाब के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पर बच्चों को मुफ्त खाना तकसीम किया जाएगा। किस तरीके से खाना तकसीम किया जाएगा, कौन इस प्रोजेक्ट को रन करेगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। शो में आगे चलेंगे तो अफगानिस्तान से 4,500 के करीब अफगान शहरी हैं, अमेरिकन शहरी हैं और एम्बेसडर्स हैं जिनको पाकिस्तान लाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस हवाले से जो इस्लामाबाद के होटल्स हैं उनको खाली करवा लिया गया है और ये कहा गया है होटल की इंतजामिया को कि प्रायोरिटी पर इन लोगों को जो है वो यहाँ पर स्पेस दी जाए रहने के लिए। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सूरत हाल क्या है इस हवाले से, अभी तक कितने अफगान शहरी जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमें इस्लामाबाद से इस बारे में अपडेट करेंगे। और बरतानिया ने अपनी ट्रैवल लिस्ट जो है वो अपडेट की है, लेकिन पाकिस्तान बदस्तूर रेड लिस्ट में मौजूद है। इसकी क्या वजूहात हैं, पाकिस्तान कहां पर लैग कर रहा है, कौन सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान ने अभी तक दुरुस्त नहीं की और क्यों पाकिस्तान इस रेड लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाया, इस पर हम शो में गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि मीडिया को रेगुलेट करने के लिए हुकूमत बहुत जल्द एक अथॉरिटी जो है वो लाने वाली है। मीडिया अथॉरिटी बिल जो है वो नाफिज किया जाएगा। किस नौयत का ये बिल होगा और मीडिया पर किस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होंगी, इस पर भी हम शो में आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज और हमारे पास पहली खबर ये है कि आजकल सोशल पर एक वीडियो वायरल है और ये जो वीडियो है ये मक्का मुकरमा के ऑपोजिट जो जामे मस्जिद है उसके ऑपोजिट क्लॉक टावर की है। और इस क्लॉक टावर के ऊपर हम देख सकते हैं कि जो बिजली है वो गरज रही है और बिजली जो है वो गरजते गरजते नीचे गिर गई है। लेकिन हम इसको अल्लाह ताला का करिश्मा कहें, कुदरत का करिश्मा कहें कि हमने नॉर्मली देखा है जहां पर बिजली गिरती है वो जगह तबाह बर्बाद हो जाती है, जलकर खाकिस्तर हो जाती है। लेकिन ये जो जगह है ये बिल्कुल महफूज रही और इसको कुछ भी नहीं हुआ। ये हम विजुअल्स में भी अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि क्लॉक टावर के ऊपर ये बिजली के ये मनासिर हैं। और इससे पहले भी ये कहा जाता है कि 2 से 3 बार यहाँ पर बिजली गिरने के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन नुकसान कोई भी नहीं पहुंचा। बड़ा अल्लाह का करिश्मा ही है और मैं खबर दुआ ही करनी चाहिए कि आइंदा भी महफूज रहे। हाँ, बड़ी मुख्तलिफ जगहों पे जिस वक्त गिरती है बिजली तो बड़ी तबाही होती है, पूरी पूरी बिल्डिंग्स उड़ जाती हैं, लोग मारे जाते हैं, लेकिन ये मक्का टावर को कुछ नहीं हुआ। मक्का क्लॉक टावर को कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल आगे चले। हाँ बिल्कुल, अगली स्टोरी जनाब ये है कि वफाकी हुकूमत ने जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। एक तो रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करेंगे, ख्वाह वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, जितनी सोशल मीडिया ऐप्स हैं इनका इस्तेमाल कोई सरकारी मुलाजिम नहीं कर सकता। साथ ही साथ जिसको हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस कहते हैं, अपनी ओपिनियंस डिफरेंट पोस्ट के थ्रू देना, तो इस पर भी हुकूमत ने पाबंदी आयद की है। और ये कहा है कि अगर कोई मुलाजिम इसकी खिलाफ वर्जी करेगा, 1 से 2 बार अगर इसकी खिलाफ वर्जी हुई तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। रऊफ साहब, मैं यहाँ पर ये सोच रही थी कि सरकारी मुलाजिमीन ठीक है, इनके लिए कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम तो मौजूद होगा, लेकिन हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो MPs हैं, वो भी बड़े ट्विटर पर खास तौर पर मुतहर्रिक नजर आते हैं, तो उनके भी इस्तेमाल पर पाबंदी फिर होनी चाहिए वैसे असूली तौर पे तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल तो बात यह है कि व्हाट्सएप खास तौर पे तमाम सरकारी डॉक्यूमेंट्स, ऑर्डर, वो इस तरह के जो है उसके व्हाट्सएप के जरिए किए जा रहे होते हैं। तो क्या व्हाट्सएप पे भी पाबंदी होगी? व्हाट्सएप पे पाबंदी होगी तो फिर क्या पुराना सिस्टम वही आएगा जहाँ पे फोटो कॉपी? वैसे तो आपने जिया साहब का दौर देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा, वैसे पढ़ा बहुत है उनके बारे में। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वही उसी रविश पे रवा दवा है। और जिस तरह आज़ादी राय है, इज़हार राय है, वो जिस तरह हमसे छीनी जा रही है, जिस तरह यूट्यूबर जो खुशामदी हैं उनकी एक बहुत बड़ी बैठक जो है कभी PM हाउस, कभी डॉक्टर सदर साहब जो है वहाँ पे वान सदर में उनको बिठाया जाता है, लेकिन जो साफ़ी सवाल उठाते हैं PTI की कारकर्दगी पे, तो या तो उन पे पाबंदियां लगाई जाती या उनको सवाल, जब भी आप उनके मिनिस्टरों से सवाल करो तो वो सवाल नहीं लेते। ऐसी कई सारी चीज़ें हम जब भी पार्लियामान में जाते हैं तो देखते हैं। और आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा कि व्हाट्सएप बहुत ज़रूरत है सरकारी इदारों में काम करने को, क्या उनको ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने की या कोई मैसेज पैगाम भेजने की? तो ऐसे पाबंदी लगाना समझ से बालातर है। रऊफ साहब,
हाँ, पता नहीं कैसे होगा, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट लेकिन करेंगे। ये जो इनिशिएटिव है ये इंतहाई काबिल मजम्मत है, इस तरह होना नहीं चाहिए। हर एक की अपनी राय है, विद इन लिमिटेशंस रहकर आप अपनी कोई भी राय, कोई भी ओपिनियन सोशल मीडिया पर शेयर करें, तो इस पर मेरे ख्याल में पाबंदी तो नहीं होनी चाहिए। बट खैर देखेंगे कि आगे जाकर किस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस किस किस पर इम्प्लीमेंट होती हैं, वो कुछ रोज़ में जो सिचुएशन है वो वाज़ेह हो जाएगी। अगली खबर की तरफ आते हैं। अगली खबर ये है कि बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की खबर है कि एक खातून, पाकिस्तानी नयाद ये खातून है, वर्जीनिया से इनका ताल्लुक है और स्क्वाश प्लेयर हैं। इनके बाल जो थे वो 6 फीट 3 इंचेस लंबे थे। 17 साल की उम्र में इन्होंने अपने बालों को लंबा करना शुरू किया और अब इन्होंने बाल कटवाए हैं। और जब बाल कटवाए तो थोड़ी सी वो सैड भी हमें नजर आई। और ये जो बाल इनके उतरे, इन्होंने एक फलाही इदारे को अतिया किए। जिन बच्चों के साथ बाल झड़ने का प्रॉब्लम होता है, ये फलाही इदारा जो है उन बच्चों के लिए विग्स तैयार करता है। तो इन्होंने ये अपने बाल इस इदारे को डोनेट किए हैं ताकि ये उनके जो बाल हैं वो इस तरह के बच्चों के काम आ सकें। दो काम हो गए ना, एक तो फैशन नया हो गया और एक चैरिटी हो गई। जरा स्टाइल थोड़ा सा बढ़ गया, देखो ना, मतलब लंबे बाल थे, शक्ल और तरह की लग रही थी, छोटे कटवा के जरा थोड़ी सी मॉडर्न लुक आ गई है, तो वो भी हो गया और चैरिटी का काम भी हो गया। और चैरिटी उन बच्चों के लिए है जिनके कैंसर की वजह से या किसी और वजह से, बीमारी की वजह से बाल झड़ जाते हैं, उनको फिर विग बना के देनी पड़ती है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल में आएंगे। अच्छा नेक काम है वैसे। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि 17 ईयर्स तक इन्होंने अपने बालों की हिफाजत कैसे की होगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब कोई भी इंसान, स्पेशली लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि ग्रोइंग एज में अपने बाल लंबे करना शुरू कर दे तो उनको जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं वो सारे तो बालों की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि बाल जो हैं वो हमारी बॉडी से बहुत से न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं। तो इससे अक्सर बच्चियों की ग्रोथ जो है वो भी हिंडर करती है। तो इस दौरान इन्होंने ख्याल कैसे रखा होगा, खुराक कैसे खाई होगी, ये बड़े सवालिया निशान है। बाहर रहते हुए और फिर वो स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स वुमन है एक, मतलब उनको पता ही होगा विटामिन वगैरह कौन से लेने हैं, क्या करना है। अच्छा, सबसे मजे की बात है, हम यहाँ पे मेंशन करना भूल ही गए, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी आया। हाँ बिल्कुल, वो तो आना ही था, उस वजह के उन्होंने बड़ा काम किया है। एक वो आगे चलें। यस, अगली स्टोरी जनाब ये है कि अफगान रुकने पार्लियामेंट हैं, रंगीना कारगर इनका नाम है। जैसे ही अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इनखला शुरू हुआ, तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा किया, तो हमने देखा कि बहुत से जो लोग थे, अफगान शहरी थे, वो काबुल एयरपोर्ट की तरफ उमड़ आए और हर एक की ख्वाहिश ये थी कि वो एज अर्ली एज पॉसिबल अफगानिस्तान से निकल जाए। इसी तरह ये रुकने पार्लियामेंट जो हैं अफगानिस्तान की, इन्होंने इंडिया का रुख किया, लेकिन इनको दिल्ली एयरपोर्ट पर जब इनकी पूरी तलाशी ली गई तो इनको सिक्योरिटी कंसर्न्स की बिना पर यहाँ से वापस भेज दिया गया। सो ये दुबई के रास्ते इस्तांबुल पहुंची, इनके हस्बैंड वहाँ पर हैं, एक बच्चा इनका वहाँ पर है, लेकिन ये भारत के जो रवैये से काफ़ी ज़्यादा मायूस नजर आई और इनका ये कहना था कि मुझे ऐसी तवक्को नहीं थी कि मैं एक रुकने पार्लियामेंट हूँ, खातून हूँ, अकेली थी, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पूरे थे, लेकिन इंडिया ने सिक्योरिटी कंसर्न्स का बहाना करके मुझे अपने एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया। इंडिया के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त है, मतलब अगर इसके अलावा भी हम देखा जाए, एक रोना पीटना पड़ा हुआ है, मतलब वो पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि उनकी कितनी बड़ी शिकस्त हो गई है और सारा मीडिया मिलके। अच्छा, वो उसमें दिलचस्प बात यह है कि वो बाइडन के भी पीछे पड़ गए हैं, जो बाइडन के, और जो बाइडन की शिकस्त को वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनके लिए ट्रंप जब तक था तो वो समझते हैं कि ट्रंप उनके लिए ज़्यादा मुनासिब था। तो ये खातून को भी मतलब वो पॉलिसीज़ के मेरे ख्याल में लपेट में आ गई हैं वो, अदरवाइज इनसे क्या सिक्योरिटी कंसर्न क्या होना चाहिए था। लेकिन ये काबीना, अशरफ गनी साहब की काबीना जिस तरह गुण गाती थी दिन रात इंडियन की और हिंदुस्तान की मीडिया की, और जिस तरह वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा वहाँ से होता था, इस चीज़ को आपने भी कवर किया, मैंने भी कवर किया है। इनके साथ बड़ा अफसोस है कि वो खातून है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन इतने गुण भी नहीं गाने चाहिए थे। असलियत का इनको भी पता होना चाहिए था कि भारत जब वक्त बदलता है, जब सारी चीज़ें बदलती है, तो कैसे वो मुंह मोड़ लेता है। और आज वो अशरफ गनी से लेके सबकी, जिस तरह वो वहाँ पे एक पोस्टमार्टम मीडिया के जरिए कर रहा है, जो बाइडन से लेके, तो उनका हशर हिंदुस्तान की जो हालत है, वो कैफियत हम समझ सकते हैं। लेकिन जो वक्त अच्छा था तो तब इनके साथ उनका जो रवैया था वो भी अच्छा था, लेकिन हालात बुरे आए। आज आप देखें तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, वही अफगानी भाइयों को हम अपने गले लगा रहे हैं। कराची से लेके लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, सब होटल सब कुछ खाली कर दिए और उनको ये ले फिर हमने बाएं खोल दिए, भाई क्या ये आपका दूसरा घर है। हाँ बिल्कुल, हम चलते हैं कराची के जो आतिशज़दगी है, कराची के इलाके कोरंगी में
केमिकल फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया था। 16 के करीब जानें जो थी वो गई थी और अफसोसनाक सूरत हाल ये थी कि देखें, एक तो यहाँ पे जो विंडोज़ थी, वेंटिलेशन का प्रॉपर निज़ाम नहीं था। विंडोज़ जो थी वहाँ पर जो ग्रिल्स लगी हुई थी, एक ही एग्ज़िट का डोर था वो भी बंद था, और जो छत को रास्ता जाता था वहाँ पर भी ताला लगा हुआ था। तो यहाँ पर बहुत सी मासूम जानें जो थी वो गई थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनके खिलाफ ताहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पाकिस्तान में ही वो मौजूद हैं, लेकिन सुपरवाइज़र के ख़िलाफ़, मैनेजर के ख़िलाफ़, गार्ड के ख़िलाफ़ इवन मुकदमा दर्ज किया गया है, उनको FIR में नामज़द किया गया है। लेकिन जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं और उनके हवाले से कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी इस सिलसिले में मेरे पास जो मतलब खबर है, मैंने 2 दिन पहले बात भी की थी काशिफ मुनीर से कराची में, और हकीकत ये थी कि ये जो फैक्ट्रियों के अंदर सूरत हाल है वो ऐसी है कि उसको इंसानी सतह के ऊपर एक जानवरों से बदतर सूरत हाल कहा जा सकता है। उसकी वजह यह है कि फैक्ट्रियों के ऊपर चोरी चकारी के डर की वजह से जालियां लगा देते हैं, दरवाजे सारे बंद कर देते हैं, और लोहे की जालियां जहाँ से कोई एग्जिट नहीं होती। फायर अगर लग जाए तो कोई बाहर निकलने का कोई रास्ता ही कोई नहीं है। तो यही सूरत हाल यहाँ पे थी, जिसकी वजह से 17 पूरी दुनिया में फैक्ट्रीज वगैरह के लिए, रिहायशियों के लिए एक अलग सेक्टर्स होते हैं, अलग जगह होते हैं। अब कराची में मैं रहा हूँ, मैंने खुद देखा है वहाँ पे क्या आशर है, किस तरह भत्ते लिए जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावे बहुत करती है, लेकिन हकीकत ग्राउंड पे अब जब जाते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इंसानों के साथ वो इंसानों जैसे सलूक ही नहीं किया जाता। उनको पता है कि आग लगा दो कुछ नहीं होगा। इससे कबल वो बल्दिया फैक्ट्री में जिस तरह बुरा हशर हुआ, कितने मजदूर जो है वो झुलस गए। मरता तो गरीब आदमी, कौन पूछता है? यहाँ का पुलिस, हर चीज जो हम देखें तो फिर मायूसी होती है। हम जब बात करते हैं तो फिर लोग बुरा मान लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कोई गरीब आदमी तो पूछने वाला है नहीं। कौन गया, कौन मिनिस्टर गया उनसे पूछने वाला। 3-3, 4-4 जनाजे घर से निकले हैं सर। हजारों के हिसाब से इस वक्त फैक्ट्रियां हैं ऐसे इलाकों में जिनको पूछा नहीं जा रहा, जिनको मतलब जिनके लाइसेंस चेक होने चाहिए, जिनकी सूरत हाल चेक होनी चाहिए कि वहाँ पे कैसे इंतजाम आते हैं, जालियाँ लगी हुई हैं नहीं लगी हुई, रास्ते खुले हैं नहीं खुले, तो ये सारा कुछ चेक होना चाहिए। मतलब ये बड़ी अफसोसनाक खबर है अभी तक। अच्छा, उसके बारे में ये है कि जो फैक्ट्री का प्लॉट है या फैक्ट्री की जगह है वो एक पाकिस्तानी की है, लेकिन वो जो उस फैक्ट्री जिन्होंने बनाई हुई थी वो बरतानवी शहरी हैं और वो बरतानिया में, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको पकड़ नहीं पा रहे। तो लेटेस्ट ये है कि मतलब जो जिसका प्लॉट था उसको तो मुकदमा, उसको तो पकड़ लिया, मतलब वो गिरफ्तारी भी शायद हो गई है उनकी, लेकिन वो जो बाहर हैं उनके खिलाफ गिरफ्तारी नहीं हुई। और मेरे ख्याल में इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हम अक्सर कुछ अरसे के बाद रूनुमा हो जाते हैं। चमड़े की फैक्ट्री में आग लग गई, केमिकल की फैक्ट्री में आग लग गई, तो मेरे ख्याल में ऐसी फैक्ट्रीज के लिए कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम लाजमी मौजूद होना चाहिए, ताकि अल्लाह ना करे के हिसाब से ऐसी फैक्ट्रियां, मतलब हम कोई अगर आतिशज़दगी का वाकया पेश आए तो एटलीस्ट लोगों के निकलने के लिए कोई रास्ते तो हों, अंदर कोई इंतजामात तो मौजूद हों। तो इस हवाले से आप देखें ना, इसमें पुलिस ने क्या किया है। यानी करीब चौकी थी, पुलिस 1 घंटा 2 घंटा ताखिर से पहुंची है, वहां का चौकीदार गायब हो जाता है, वो ताला लगा के गायब हो जाता है। जब लोग आके ताला खोलने तोड़ने की कोशिश करते तब उनको रोका जाता है। तो ये मिली भगत से कुछ न कुछ तो हुआ है, लेकिन मरा कौन? घर में लाशें किसकी उठी है? गरीब आदमी की उठी। कौन पूछेगा उनका? उनको पता है कि कोई पूछने वाला है नहीं। ये लाकानूनियत और ये जो सिस्टम चल रहा है, यकीन माने कि दुख होता है, तकलीफ होती है। अब जब हम बात करते हैं तो हमें भी तकलीफ होती है, और जब वो वीडियोस आप देखें उन घरों की, उन माओं की, उन भाइयों की, तो बड़ी तकलीफ दे मराहल वो जो है वीडियोस में आप देखें तो तकलीफ होती है और ज्यादा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम क्लॉक टावर की बात कर रहे थे। क्लॉक टावर के हवाले से कुछ 2-3 बातें और मतलब ऐसी जहन में आ रही हैं कि एक तो उन्होंने उसके ऊपर मॉडर्न बिल्कुल डिवाइसेस लगाई हुई हैं, ऐसी डिवाइसेस लगाई हुई हैं जो बिजली को जिस गिरती है तो उसको ग्राउंड कर देती हैं। अच्छा, तो वो उसकी वजह से भी है, अल्लाह ताला का करम भी है, मेहरबानी भी है कि वो डिवाइसेस भी नाकाम नहीं हुई। वो डिवाइसेस जो हैं वो मैंने भी अभी हाल ही में अपने घर को सोलर करवाया, तो सोलर करवाने के लिए उसमें मतलब ये है कि अर्थ किया गया है, केबल लगा के वायर डाल के उसको अर्थ किया गया है ताकि अगर बिजली गिरे तो मतलब उससे बचत हो जाए। तो ये क्लॉक टावर जो है ख़ास तौर पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक शाहकार है इस हवाले से कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें लगाई हुई हैं, अर्थ किया हुआ है उसको, इतने ऊँचे टावर से ला के केबल्स बिछा के उसको टावर को से वो उसको करना, ये भी
मतलब बड़ी ज़बरदस्त बात है कि काम है। बिल्कुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिजली को जो है ग्राउंड किया जाता है। अगली स्टोरी की तरफ आते हैं जनाब। अगली स्टोरी ये है कि पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा सोनिया हुसैन, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज पोस्ट की हैं और उन्होंने लक्स स्टाइल अवार्ड्स की नामजदगियों पर सवालात खड़े किए हैं। उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ जो नामजदगियाँ हैं, जो नॉमिनेशंस हैं, वो मेरिट पर नहीं की जाती। मतलब बहुत से ऐसे ड्रामाज बनते हैं जिनका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, सोशल इश्यूज़ पर बनाए जाते हैं। सोनिया हुसैन ने अपने ही कुछ ड्रामास का जिक्र किया जिसमें माशरती मसाइल जो थे उनको उजागर किया गया, लेकिन उनका कहना था कि ऐसे ड्रामास को नॉमिनेट नहीं किया जाता। लास्ट 7 ईयर्स से उनका कहना था कि मैं खामोश हूँ, लेकिन जो जिन प्रोजेक्ट्स को अवाम में पज़िराई मिलती है उनको नॉमिनेट किया जाता है, ख्वाह उनकी स्टोरी मजबूत हो या कमज़ोर हो। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अच्छा, माजी में भी हमने देखा कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स हों या दूसरे कोई अवार्ड्स हों, उनकी नॉमिनीज़ पर एतराज़ात जो हैं मुख्तलिफ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की तरफ से आए, जिनमें बदर खलील थी, जिनमें शमून अब्बासी हैं, मोहसिन अब्बास हैदर हैं, सबा कमर है, नुमान एजाज हैं। माजी में इन्होंने भी नॉमिनीज़ पर बहुत से सवालात उठाए। तो अब सोनिया हुसैन का ये एतराज़ जो है वो सामने आ रहा है आजकल। आगे चले। बिल्कुल। अगली स्टोरी जनाब ये है, लास्ट स्टोरी है डेली डोज की हमारे पास। और स्टोरी ये है कि पाकिस्तान के एक मिनिएचर आर्टिस्ट हैं, मशहूर ये पूरी दुनिया में इसलिए हैं कि ये पेंसिल से छोटी छोटी चीज़ें जो है वो क्रिएट कर अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं। तो इन्होंने अभी एक वैक्यूम क्लीनर बनाया है पेंसिल्स का इस्तेमाल करते हुए, और 1.9 सेंटीमीटर इसका साइज़ है और ये ऑपरेशनल है। इसके अंदर ये जो पेंसिल है, इसकी लकड़ी को काट के इसके अंदर छोटी सी मशीन इन्होंने नस्ब की है और ये वैक्यूम क्लीनर जो है वो ऑपरेशनल है। तो इन्होंने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी लिखवाया है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये इंडियन एक थे उनके पास था, जिन्होंने 2.9 सेंटीमीटर साइज का वैक्यूम क्लीनर बनाया था। लेकिन एहसन कयूम जो है इन्होंने 1.9 सेंटीमीटर का बहुत छोटा वैक्यूम क्लीनर बनाया है। अब देखना ये है कि इतना छोटा वैक्यूम क्लीनर काम कैसे करेगा, सफाई कैसे करेगा। ऑपरेशनल तो ये है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा मिनिएचर के। इस तरह मिनिएचर जो है अपना नाम रिकॉर्ड करा दिया। हाँ, हो गया भैया। नहीं, ये मतलब ये भी एक आपका ना क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा है कि मतलब आप इतनी छोटी चीजें भी बना सकते हैं। एक खबर मेरे ख्याल में और ऐड कर ले हम, जो हमारे पास है अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान के जो पनाह गुज़ीन इधर आ रहे हैं, लाहौर में भी खबर है कि उनको लाया जाएगा और यूईटी के, गवर्नमेंट कॉलेज के और हेल्थ साइंसेज के हॉस्टल जो हैं उनको खाली करवा के वहाँ पे उनको रखा जाएगा। इनकी तादाद कितनी होगी अभी उसके बारे में एग्जैक्ट हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये है कि उनको यहाँ ला के बसाया जाएगा। अच्छा, मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही थी, अफगान नहीं है ज़्यादातर, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदे हैं और इसमें NGOs के नुमाइंदे हैं, इसमें ट्रांसलेटर्स के तौर पे जो लोग काम करते रहे बरतानवी और अमेरिकन फ़ौज के साथ, वो लोग शामिल हैं। तो अभी अक़वाम मुत्तहिदा के भी ये जो वर्ल्ड बैंक है, अक़वाम मुत्तहिदा है, उन्होंने इस्लामाबाद में और ये कहा जा रहा है कि ये टेम्परेरी इधर आ रहे हैं, ट्रांजिट के लिए हैं। बट लेट्स सी, अभी ये इंतजामात तो हैं वो किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में इंतजामात किए गए, कराची में, लाहौर में इंतजामात किए गए, लेकिन इनिशियली जो परवाजें आई हैं वो इस्लामाबाद में आई हैं और अभी इन लोगों को इस्लामाबाद में ही रखा गया है। बाकी शहरों की तरफ पहुंचाने के लिए भी पाकिस्तान के एयरपोर्ट इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस की भी खबर आ गई है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी, वो मान ली गई है और पाकिस्तान के एयरपोर्ट से इस्तेमाल किए जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और अभी मैं थोड़ी देर पहले खबर पढ़ रही थी और वो ये थी कि पहले तो अफगान तालिबान जो कह रहे थे कि 31 अगस्त के बाद अमेरिकन को कोई डेडलाइन नहीं दी जाएगी इनखला के लिए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मतलब 31 के बाद भी जो लोग रह जाएंगे उनको सेफ पैसेज जो है वो फराहम किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी खबर है, ये अपडेट थी, सोचा आपके साथ शेयर कर लें। ये तो था जनाब पब्लिक का डेली डोज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो पंजाब के सरकारी स्कूल्स में बच्चों को मुफ्त खाना तकसीम किया जाएगा। किसका ये प्रोजेक्ट है, किस तरह से इस प्रोजेक्ट को लेकर चला जाएगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, इस सेगमेंट की स्टोरी हमारे पास ये है कि पंजाब के जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं उनमें बच्चों को मुफ्त खाना जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रस्ट है अल्लाह वाले जो कि इस प्रोजेक्ट को लेकर चलेंगे और इनिशियली लाहौर के 100 सरकारी स्कूल्स हैं जिनके 23,000 बच्चों में मुफ्त खाना तकसीम किया जाएगा। क्या ये मुस्तकिल बुनियादों पर होगा या टेम्प्रेरी इकदाम है, इस पर भी हम जानेंगे। और साथ ही साथ इससे ये कहा जा रहा है कि जो सरकारी स्कूल्स में आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी सेहत भी बहुत बेहतर होगी क्योंकि ऑब्वियसली ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास से इनका ताल्लुक होता है या लोअर क्लास से इनका ताल्लुक होता है। सेहत भी बेहतर होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो स्कूल की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोजेक्ट है क्या, किस तरह से ये काम करेगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। चेयरमैन अल्लाह वाले ट्रस्ट शाहिद लोन साहब इस वक्त शो में हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। जानना ये चाहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है अल्लाह वाले ट्रस्ट इसको लेकर चल रहे हैं, ये गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन में है या आप खुद से इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं, और पहला फेज जो है उसमें कितने सरकारी स्कूल जो है वो कवर किए जाएंगे? आज पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें दावत दी और आप लोगों ने खुद से प्रोजेक्ट जो है स्टडी की, और उस पर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि आप लोगों ने हमसे रब्ता किया कि इस सिलसिले में हमने खुद प्रमोट नहीं किया इस चीज़ को उस तरह से। इस तरह से है कि पिछले 3-4 साल से हम इस मॉडल को परफेक्ट कर रहे थे। इससे पहले ये था कि जो प्राइवेट ट्रस्ट हैं उनमें और जो सोसाइटीज़ बनी होती है जैसे मरगज़ार सोसाइटी है या कस्टम वेलफेयर है या काविश है, हमारा एक पार्टनर है काविश वेलफेयर ट्रस्ट, उन्होंने आगे से पार्टनरशिप स्कीम या वो स्कूल चलाते हैं, 1 रूम स्कूल जो होते हैं, और उसमें मस्जिद स्कूल भी है, उसमें स्पेशल स्कूल भी हैं, उसमें दूसरे भी हैं। तो काविश के साथ मिलकर हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया उसके साथ, फिर अखुवत भी 1 साल हमारे साथ जुड़ा रहा। तो हमने उसमें अपने सिस्टम्स ठीक किए और उसको हाइपोथेसिस को टेस्ट किया कि खाना जो है वो कितना इफ़ेक्टिव टूल हो सकता है एजुकेशन को फैलाने में। उसमें हमें बहुत अच्छी सक्सेस मिली। उसके बाद फिर नवंबर में हमने गवर्नमेंट को पिच किया कि अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम आपको ये नॉन ट्रेडिशनल फैक्टर है ना, तो हम इसको ऐड करके आपको उसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल हमने चूज़ किए और उसकी बेसिक वजह ये थी कि प्राइमरी स्कूलों में जो ड्रॉप आउट रेशो है वो 62% है। सो आप लोअर मिडिल में नहीं कह सकते, दिस इज पुअरेस्ट ऑफ द पुअर्स है। 20 रुपए फीस है उन स्कूलों की और उसमें भी 3-3 माह के बच्चे फीस नहीं देते और बड़ा ही कैजुअल लेते हैं, आगे नहीं आए, माँ बाप भी ऐसे ही हैं। तो उसमें तो हम क्योंकि पहले वो टेस्ट कर चुके थे स्कूलों में तो हम बड़े कॉन्फिडेंट थे। तो मेरी जब मुराद राज साहब से मुलाकात हुई जो हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा मुझे एक दफ़ा चला के इसे दिखा दे, क्योंकि मैंने खान साहब को ये पिच किया था तो उन्होंने कहा कि इतने पैसे नहीं है हमारे पास ना। तो फिर हमने इनसे साइन किया। वैसे तो तकरीबन 5,60,000 प्लस माइनस बच्चे हैं सिर्फ प्राइमरी स्कूल्स में, लेकिन मैंने उनसे कहा कि 100 का टारगेट रखते हैं। उन्होंने मुझे कहा 5-10 भी चला दोगे ना तो जिसमें से मुझे सक्सेस नजर आ जाए, क्योंकि होता यह है कि जितनी भी जो हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो चैरिटी करते करते फिलैंथ्रोपी में आती है, तो उनका ये होता है कि उनकी कैपेसिटी इतनी होती है कि पूरा पाकिस्तान कवर कर सके, तो वो एक सक्सेसफुल मॉडल कंसीव करती हैं, उसको चलाती है और हुकूमत को पिच कर देती है। इसके बाद फिर 2 मॉडल्स होते हैं, या तो हुकूमत आपके साथ ज्वाइन कर लेगी और आप शेयरिंग बेसिस पे आ जाएंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर, और या फिर वो हुकूमत को टेकअप कर लेगी उसको। तो हमारा एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट यही एक काम है जिसमें कि हम उसे करें। अच्छा वो है कि फिर हमने उनमें से 100 स्कूल चूज किए जिसमें 23,000 बच्चे, अभी हम तकरीबन मिला के 28 स्कूलों तक पहुंचे। ठीक है। अच्छा, जब हम यहाँ तक पहुंचे तो हमने जाके रियलाइज किया कि जो पहले से हमें आइडिया था, लेकिन पहले स्कूलों में हमने ये काम नहीं किया था। उसमें सिर्फ हमने फूड की अफादियत देखी थी कि अगर आप खाना ऐड करेंगे तो किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट, बच्चों को अट्रैक्ट करेगा, और वी वर वेरी सक्सेसफुल। 3 मेजर की फैक्टर्स हैं, एक है एनरोलमेंट, एक है रिटेंशन और एक है रिजल्ट। इससे पहला जो चौथा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। मजे की बात यह है कि जहाँ जहाँ हमने खाना शुरू किया वहाँ की एनरोलमेंट जो है वो हो गई, एफर्टलेस हो गई, लोग खुद से आना शुरू हो गए, बच्चों ने छुट्टियाँ करना बंद कर दी और उनके रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो गए। तो जो एडेड हमें जो उसमें से चीज़ें मिली वो ये मिला प्रीवियस एक्सपीरियंस में, हमारे और गवर्नमेंट में भी यही है। एडेड ये हुआ कि एक तो उनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई,
क्योंकि एवरेज वैसे ही पाकिस्तानी तकरीबन 38% कम कैलोरीज इस्तेमाल करते हैं एज पर वर्ल्ड कंजम्पशन ऑफ फूड जो है ना, और न्यूट्रिशन जो है। तो न्यूट्रिशन में हम पहले ही पीछे हैं, और आपने देखा होगा एवरेज कद भी हमारे नीचे चले गए। राव साहब को काफ़ी आइडिया होगा इस चीज़ का कि एवरेज कद हमारे किस स्पीड से नीचे गया, कि पुलिस और फौज ने अपनी रिवाइज की है रिक्वायरमेंट्स। तो और एक जो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते वो ये सोशल बिहेवियर में बहुत बेहतरी आ गई। ये बड़ी यूनिक थी, क्योंकि पहले जिन स्कूलों में हम खिला देते तो उसमें बच्चे ही खाना सर्व करते थे, वही प्लेटें लेते थे, वही धुलाते अच्छा, थे। ये जो लंच इसमें आप प्रोवाइड जी, कर जी। रहे हैं बच्चों को, किस नौयत का है? जिस तरह से आप न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि बच्चों की न्यूट्रिशन हेल्थ बहुत ज़्यादा बेहतर जी, हुई, जी, जी। तो इसमें खाना किस किस्म का था? देखिए, जी। लंच किस किस्म का था? दूध, फ्रूट्स, कौन से देखिए, मेरी ग्रुप से बात सुनिए। चीज़ें थी? हमारे यहाँ ना सारे मुल्क के साथ एक प्रॉब्लम है, कोई काम शुरू करता है हम उसे आइडियल सिचुएशन से ना उसे मापना शुरू करते हैं, तो हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि जिन घरों में पूरा खाना नहीं मिल रहा, उन घरों में तो आप सिर्फ बच्चे को प्रॉपर फूड दे देंगे ना, हॉट मील देंगे, तो उसकी सेहत वैसी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, जो उसमें फोर्टिफिकेशन है या उसमें एडिशन है, अब आपका अंडा सोचे कितने का है, आपका दूध कितने का है, सो ये सेकंड स्टेज पे आएगा। अभी हमने ये किया है कि उन्हें पल्सेस, उन्हें वेजिटेबल्स और उन्हें जो प्रोटीन है थ्रू ये जो मीट है ये हम दे रहे हैं। तो इसे हमने इस तरह से बैलेंस अच्छा, डाइट। एक हुकूमत आपके साथ इस प्रोजेक्ट में आ गई है? अभी नहीं अच्छा, आई। हुकूमत ने सिर्फ ये किया है कि उसने हमें एक्सेस दी है उसकी। उन्होंने कहा है कि खुले दिल से कहा है कि अगर आप ये करना चाहते हो, आप कॉन्फिडेंट हो, मुझे एक दफा करके दिखा दो ताकि मैं फिर आगे प्रेजेंट कर सकूं। पंजाब गवर्नमेंट ने ये किया है। ठीक है जी, उनका इसमें कोई फाइनेंशियल वो नहीं है। आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट मतलब रेज किया है, मैं सर। ख्याल में उसको जरा थोड़ा सा और जोर दे के कहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो WHO की रिपोर्ट है वो ये है कि पुरानी रिपोर्ट हो गई है कि पाकिस्तान में जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं सरकारी स्कूलों के, या बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है उनकी, वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, यानी खुराक की कमी का शिकार है। तो आप जैसे बात करेंगे, पहले तो उनकी बुनियादी ज़रूरत एक पूरी कर दी जाए कि उनको बेसिक खुराक उनको प्रोवाइड कर दी जाए। तो दूसरी अट्रैक्शन ये हो गई कि खुराक के नाम पर ही शायद वो जो ड्रॉप आउट हैं बहुत ज़्यादा, वो ड्रॉप आउट बच्चे जो हैं वो वापस आना शुरू हो जाए। इस पे ऐड करो जी। अच्छा, ऑलरेडी इट इज़ हैपनिंग। अगर आप अपने तौर पे रिपोर्टर्स को कहें कि जिन स्कूलों में वो खुद से चले जाएं, हमसे लिस्ट ले लें, खुद से चले जाएं, सो यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि बच्चों की सेहत के मतलब टीचर्स क्या कह रही हैं, उनका जो अटेंशन वो जो है स्पैन जो है उसके बारे में क्या कह रही हैं, उनके सोशल बिहेवियर परफॉर्मेंस के बारे में क्या करें। दूसरी बात ये है जो बड़ा सिंपल है, और यानी वो आप समझ लें कि डिस्क्रीट डेटा है, वो सिंपल ये बात है कि जिस स्कूल में खाना शुरू किया उसमें बच्चों की तादाद कितनी बढ़ गई है। तो इचरे में एक स्कूल है गुरु नानकपुरा में, तो वहाँ हम गए थे तो उसने कहा जी अब मेरे पास इतने बच्चे आ गए, मेरे पास बिठाने की जगह नहीं है। तो अब उसके कॉरिडोर्स भी भर गए हैं, उसका ये भी, तो जो स्कूलों की अंडर कैपेसिटी स्कूल चल रहे थे वो तो ऐसे भरेंगे। आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर इसी तरह बरकत दी इस काम में, तो आप देखिएगा कि ये सिंगल मोस्ट फैक्टर हो जाएगा। अच्छा सर, आपने बात की, एक सेकंड हरमीत, अगर आप इजाजत दो। बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो ग़िज़ा है बुनियादी, वो बहुत लोग जो है उससे महरूम होते हैं, और आप वही काम करें, बहुत अच्छा काम है। लेकिन इसके साथ साथ ये बताइएगा कि पंजाब में तो आपने ये काम कार खैर शुरू किया है, तो दीगर सूबों में भी अगर हम देखें तो हालात बड़े, खासकर सिंध की मैं अगर बात करूं तो वहाँ पे भी मैंने खुद वहाँ पे गया हूँ, ग्राउंड पे चीज़ें देखी, तो कई ऐसे बच्चे होते जो बगैर खाली पेट आके स्कूल आते हैं और कभी दिल भी नहीं लगता पढ़ाई में, तो वहाँ पे भी कोई इरादा है सर? ठीक है। अच्छा। हरमीत का सवाल ये है कि अभी पंजाब में तो स्टार्ट कर लिया है, क्या पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा? अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हरमीत के इस क्वेश्चन का शाहिद लोन साहब हमारे साथ शो में ही मौजूद रहेंगे। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पब्लिक। अच्छा, इस पे तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, अल्लाह वाले ट्रस्ट जो कि एक फलाही इदारा है, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। पंजाब के जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं उनके स्टूडेंट्स को मुफ्त खाना जो है वो फराहम किया जा रहा है, और इसके रिजल्ट्स ये देखने में आ रहे हैं कि स्कूलों में बच्चों की हाज़िरी बेहतर हो रही है और इन बच्चों की सेहत में भी वाज़ह फ़र्क आ रहा है। इस ट्रस्ट के चेयरमैन शाहिद लोन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हरमीत का ये सवाल था कि जिस तरह से पंजाब में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है, क्या आप इरादा रखते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के जो दीगर सूबे हैं यहाँ पर भी इस प्रोजेक्ट का जो दायरा कार है उसको वसी किया जाए? अभी एक दोस्त है मेरे, डॉक्टर तारिक चीमा, वो LIT नाम से काम करते हैं। उन्होंने पहले अपने तौर पे एक प्रोजेक्ट चलाया है जिसमें कुछ 10 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल जो थे चिल्ड्रन, उन्होंने इंडक्ट किए हैं मेन सिस्टम में। उनसे मेरी अभी पिछले दिनों बात हुई है। उनके पास कुछ 40 इनफॉर्मल एजुकेशन के स्कूल हैं
जिसमें कि हम ये प्रोजेक्ट यानी लॉन्च करने वाले हैं। उसमें जो शफकत साहब हैं हमारे मिनिस्टर जो है एजुकेशन के, उनसे वो टाइम ले रहे हैं, तो होपफुली फेडरल में इंशाल्लाह, अब पता नहीं वो कब ओके करेंगे, हम रेडी हैं क्योंकि हमारे पास पनाहगाह भी है, हमारे पास कुक भी हैं, हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब इस्लामाबाद में है। तो अब ये है कि वो देखिए एनी टाइम। तो एक कराची से मेरी किसी से रब्ता हुआ है अभी, और वो साहब भी रिटायर्ड हैं और वो कोई मिडिल ईस्ट से वापस आए हुए हैं किसी अच्छी जॉब से, तो उनके जहन में भी है। तो हम ख्याल लोग अब इकट्ठा होना शुरू हुए हैं। इस्लामाबाद तो इंशाल्लाह हम लॉन्च कर देंगे, अब सिर्फ वो मिनिस्टर साहब से टाइम क्या है, और कराची में अभी अंडर कंसिडरेशन। ये बताइए कि जो आपने ये देखा होगा, इसके बारे में आपसे पहले बात भी हो रही थी कि जो बच्चे हैं जो आ रहे हैं यहाँ पे, उनकी तो सेहत ख़राब है ही, लेकिन घर में उनकी माओं की, उनके वालिदैन की भी सेहत ख़राब है। उसके लिए भी कुछ करने का प्लान है कि उनको भी खाना पहुँचने लगे साथ साथ? एक तो यह है कि एक तो हमारा राशन प्रोग्राम है जिसके तहत हम बेवाएँ और यतीम और इस तरह उन लोगों को हमने लिया है ऑन बोर्ड। अभी हम 2 काम कर रहे हैं। एक तो यह है कि इन स्कूलों में जो बच्चे हमने जिनका बॉडी मास इंडेक्स लिया है और ग्रोथ चार्ट के मुताबिक वो वीक है, उनका हम राशन कंसिडर कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जब हमने, जो मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो हमारा इस तरफ आना इस तरह से है कि मज़दूर कमज़ोर थे, वहाँ से हमने जब पढ़ना शुरू किया तो हमें लगा कि बच्चों से काम करना, फिर पढ़ा तो पता चला 62% हुआ, तो हमने कहा फिर प्राइमरी पकड़े। जब प्राइमरी पकड़ा तो पता चला पीछे से माँ कमज़ोर है इसलिए बच्चा कमज़ोर है। तो हमने फिर एंटी स्टंटिंग अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया। ये बहुत डिफरेंट है नॉर्मल से। हम कोई पिछले 2015 से खाना देते हैं एक हॉस्पिटल में जो कि मैटरनिटी हॉस्पिटल है, लेडी एक्सन। वहाँ हमने पिछले साल पायलट शुरू किया जिसमें हमने ये किया कि जब औरत कंसीव कर लेती है, वहाँ से लेके 9 माह तक हम उसके साथ चलेंगे और उस पर हेल्प करेंगे। ये कौन सी है? इस वक्त जो मेट्रो सिटी है, लेट्स से लाहौर सिटी है, इसमें तकरीबन कोई सेफली 70% प्लस माइनस बच्चियाँ ऐसी हैं जिनमें खून की कमी है, और उसमें फॉलिक एसिड और उसमें विटामिन ए, डी, जिंक सब कम है। जब वो बच्चियाँ, आयरन भी कम है, जब वो बच्चियाँ प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्योंकि उनके पास ही कुछ नहीं है तो वो बच्चे को कुछ नहीं दे पाती। फिर यह कि उनका HP जो है वो इंडिकेटर है बड़ा सीरियस, तो वो 10 से नीचे होता है। तो जो 5-6 होता है, जब वो आती है डिलीवरी के लिए तो उनकी डेथ की प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 70%। अच्छा, ये जो अभी आप जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया हुआ, इसके लिए जो फंड्स हैं वो आप लोग खुद ही जनरेट कर रहे हैं? अभी टोटल तो हाँ, अभी तो मन चले का सौदा है, ये बस ये अपने करीबी दोस्त फैमिली जो है बस वही है अभी तो फिलहाल। तो वो जो है ना, हमने वो जो हमने काम किया है वो है जिन्हें डॉक्टर कह देता है कि ये जो है ना कमज़ोर है। आपको पता है कि मदर मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपको आइडिया होगा कि हमारा बहुत बुरा है, अफ्रीकन मुल्कों से भी बुरा है, ठीक है। तो हमने जिनके साथ काम किया है, जिनको उन्होंने कह दिया कि इनके बच्चे कमज़ोर पैदा होंगे, हमारा सक्सेस रेट 94% आया और वो माइंड ब्लोइंग है। तो अभी हमने उसे 3 हॉस्पिटल्स में शुरू किया है और हॉस्पिटल्स में कह दिया कि अभी फिलहाल 500 बच्चे माएँ जो है वो लेना शुरू करें। दिस इज़ टोटली फंडेड बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है ना। ठीक है, हाँ जी। अब ये बताइए कि मेन्यू जो बच्चों के लिए है, जी सर, मेन्यू को खास बनाते हैं कोई, मतलब कि इस दिन ये चीज़ होगी, इस दिन ये चीज़ हाँ होगी, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ये भी तो एक चीज़ है। इसमें ये है कि उसमें मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, इसमें पल्सेस हैं, इसमें वेजिटेबल है, दालें हैं, चने हैं, सब्जियां हैं और गोश्त है। और इसका फिर ये है कि जिस दिन दाल होती है उसमें अंडा चला जाता है। अच्छा, दाल के साथ अंडा चला जाता है। हमने पहले फल, सिर्फ फल। जैसे आपने स्कूल की बात की, हॉस्पिटल की बात की, फिर जो वालिदैन उनको राशन की बात भी आपने की, तो हम हमेशा देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट या सिग्नल पे हम गुजरते हैं तो बड़े बच्चे जिनसे भीख मंगवाई जाती है या भीख मांगते हैं, तो उनके लिए भी कोई आपका प्रोजेक्ट क्या सोच रहा है कि उनको भी कभी खाना दिया जाए? देखिए सर, बात यह है कि पाकिस्तान में तो इस तरह है कि आप ना हर तरफ ही काम की ज़रूरत है, तो आप जिस तरफ भी आंख खोलेंगे उस तरफ आपको लगेगा गुंजाइश की। ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन हर काम नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। तो इस वजह से ये है कि काम बटे हुए हैं, अल्लाह ताला ने हर बंदे का हिस्सा बांटा है। हमारी नज़र जो है वो इस तरफ है जो नेशनल डेंट जो है ना वो क्रिएट कर सके। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है। और एंटी स्टंटिंग जिस तरह से हम ले रहे हैं वो डिफरेंट है। ये जितनी एंटी स्टंटिंग गवर्नमेंट है, जैसे वो पीड्स में लेती है, तो हम प्री नेटल में लेते हैं। हम कहते हैं जब कंसीव किया तब से ही बच्चा सेहतमंद हो, ताकि बाद में उसे साशास ना देना पड़े जो इम्पोर्टेड होते हैं। तो एनीवे, तो नहीं, अभी फिलहाल वो जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन और ये वाले जो है से कह रहे स्ट्रीट चिल्ड्रन, अभी हमारा प्रोजेक्ट उस पर अच्छा, फिलहाल अभी तक जो है इस प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ लाहौर के 23 स्कूल्स हैं जहां पर इस काम का आगाज हो चुका है। 28 हैं, और बाकी जो है जो 100 स्कूल्स हम बात कर रहे थे वो इनके बाद होंगे। वो रिदम नहीं बन पा रहा ना।
हम एक स्कूल को जाके ट्रेन करते हैं, हम इसमें इसका प्रोसीजर इस तरह से है कि हमारा अपना किचन है, अपनी गाड़ी है और हमने कंटेनर्स दिए हुए जिसमें 4 से 6 घंटे खाना गर्म रहता है, वो इंसुलेटेड है। तो जब हम देते हैं फिर उस टीचर को ट्रेन करते हैं उसकी क्वांटिटी पर, ठीक है, और उनको हमने स्टेनलेस स्टील प्लेटें दी हुई हैं और उनके यहाँ जो आया होती स्कूल की उसी को हमने एक्स्ट्रा पे किया हुआ उन्हें धोने का। सो दिस इज दिस सिस्टम जिसमें हम मैकेनिज्म ऐसा है जिसमें हम डिलीवर करते हैं। तो इसको पहले ट्रेन करना पड़ता है, फिर उसको मॉनिटर करना पड़ता है, फिर उसका डेटा लेना पड़ता है। टू कट इट शॉर्ट, अगर कोई भी मतलब अभी जो लोग हमारा शो देख रहे हैं, अगर वो आपके साथ इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहे तो आप उनको वेलकम करेंगे और उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? कोई नंबर शंबर अपना देते हैं? देखिए, अल्लाह वाले ट्रस्ट का फेसबुक बना हुआ है, वो फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं, सारे ही समझदार हैं, वो फेसबुक से हमें कांटेक्ट कर लें, ज़रूर करें। मैं आपको बड़ी सिंपल मिसाल देता हूँ, ओ लेवल्स के एक बच्चे की फीस में हम 61 बच्चों को पूरा महीना खाना खिला सकते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब है कि कोई बंदा अगर ये सोच ले कि उसके 3 नहीं 4 बच्चे हैं तो वो 61 बच्चे स्पॉन्सर कर सकता है। ऐसा बड़ा ज़बरदस्त काम है, अल्लाह ताला बरकत डाले आपके काम में और ज़्यादा, और उम्मीद है कि ये फले फूलेगा, बेहतर होगा। हुकूमत भी इसमें पार्टिसिपेट करे, ये भी हम दुआ करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। नाज़रीन, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, बाद वापस आएंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, मीडिया को रेगुलेट करने के लिए हुकूमत बहुत जल्द एक अथॉरिटी ला रही है जो अथॉरिटी मीडिया को रेगुलेट करेगी। इस अथॉरिटी का मकसद क्या होगा, किस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस जो होंगी इस अथॉरिटी के क़याम के बाद मीडिया पर नाफिज होंगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं PFUJ के प्रेसिडेंट शहजादा जुल्फ़िकार साहब। जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर फरमाइएगा, एक तो ये जो अथॉरिटी आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि बहुत जल्द हुकूमत इसका कयाम जो है वो अमल में ला रही है, किस नौयत की अथॉरिटी होगी और फिर इस अथॉरिटी से क्या सहाफ़ियों को रेगुलेट किया जाएगा या मीडिया को रेगुलेट करना मकसद है? मेरे ख्याल में आवाज़ का थोड़ा सा इशू है, तो अभी दोबारा लेते हैं इनको। मतलब ये है कि एक सवाल, जैसे 2-3 सवाल ज़हन में उठते हैं, लोग इसके बारे में कह भी रहे हैं कि जब पैमरा ऑर्डिनेंस है और वो उसके तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट किया जाता है, इसी तरह से जो प्रिंट मीडिया है उसके हवाले से भी सेंसरशिप की पॉलिसीज़ हैं, तो फिर अथॉरिटी का क्या मकसद है, इसके बारे में सवाल उठा रहे हैं। हरमीत, आप इस्लामाबाद में देख रहे हो, सहाफ़ी खुश नहीं है इस हवाले से, इस अथॉरिटी के हवाले से, क़याम के हवाले से, और बहुत से सवाल उठ रहे हैं। तकरीबन तमाम जो नुमाइंदा तंजीमें हैं वो इसको कह रही हैं कि इसको ना लाया जाए। वो एडवाइस कर रही हैं प्राइम मिनिस्टर को कि जो प्रेस काउंसिल के होते हुए, पैमरा के होते हुए, इस अथॉरिटी के काम के क्या वजूद में लाने का क्या मकसद है? PFUJ, RIUJ या दीगर जो तंजीमें, अगर हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के हवाले से बात करें तो बहुत सारे साफ़ी जो है वक्तन बवक्तन जाके पार्लियामेंट हाउस के सामने भी एहतजाज किया जा रहा है। साथ साथ हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट से एसोसिएशन के सदर हैं अमजद नज़ीर भट्टी साहब, उसने भी उस दिन चीफ जस्टिस के सामने इसी हवाले से उन्होंने ये मौक़िफ़ रखा कि ये जो बिल लाया जा रहा है इसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि अगर हम देखें तो किसी न किसी दौर में इस किस्म के बिल जो है वो आते गए और उसको साफ़ियों ने उसके लिए बेदरीग कुर्बानी साफ़ियों। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं हमेशा हमने देखा कि जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं आई थी तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो बड़े बड़े वादे किया करते थे, बड़े दावे थे इनके कि हम मीडिया को उसी तरह आज़ादी देंगे। बल्कि हमने देखा कि जैसे ही आए तो उसके बाद हम एक तबका ऐसा पाया जा रहा है जो बिल्कुल, अगर हम माजी में या तुज़की जहांगीरी हम पढ़े या अखबार दरबारी पढ़े तो उसमें जितने दरबारी टाइप साफ़ी होते थे या उसके लिखारी होते थे, उनके खुशामदी होते थे, उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती थी। आज भी वही तरीक़ाकार है भाई। आप मैं इससे पहले भी गुफ्तगू यही कर रहा था कि आप मिनिस्टर से सवाल करेंगे तो उनके अपने फेवरेट साफ़ी हैं, उनसे ही सवाल वो लेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं इस की हवाले से बात करूं तो अभी बार बार जो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब वो कहते हैं कि हमने कुछ मीडिया को बहुत ही, अगर कुछ चैनल ही हैं जो रह जाएंगे, बाकी वो बार बार ये जिक्र करें कि कौन कौन से चैनल पे वो पाबंदी लगाना चाह रहे हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं जिसके हवाले से तहरीक इंसाफ की जो कमेटियों में हम बैठते हैं तो वहाँ पर भी बात बार बार की जा रही है। अभी जो बिल लाने की तैयारी, इसके साथ हम साफ़ी ग्रोह जो है जितने भी हैं वो काफ़ी मुतहरिक हो चुके हैं और भरपूर एहतजाज की कॉल्स मुख्तलिफ ग्रुप्स की वजह जानिब से भी दी जा रही है।
तो ये जो कतगन है, ये जो आपकी सहाफत पर जो आए दिन नई नई पाबंदियों का इतलाक हो रहा है, तो यकीन माने कि अगर हम बात करते हैं हक और सच की तो वहाँ पे पाबंदी आयद हो जाती हैं। अगर हम इनको दिखाते हैं आईना तो वहाँ पे इन पे वो बात इनको ये बुरा माने। तो ये जो चीज़ें हैं, कई साफ़ी हमारे बेरोज़गार हो चुके हैं, माशी तौर पर जो कत्ल हुआ है हमारे साफ़ियों को, बहुत कम लोग आप देखें कि मैं आपको कभी दिखाऊं कि कहाँ कहाँ पे अपारा और लोगों ने रेहड़ियाँ जो है साफ़ियों ने लगाई हैं, उनके इतने बुरे हालात हो गए, उनको जॉब से निकाला गया। तो उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन पॉलिसी जो आ रही है वो हमेशा साफ़ी को गले से पकड़ने की, उससे उसकी ज़ाहिर राय जो है वो छीनने की, और जो आज़ादी है कम से कम जो हम बात करते हैं हक और सच की, वो छीनने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि ज़िया साहब का दौर आपने देखा होगा, हमने किताबों में पढ़ा है कि कोई ना कोई जब उनके खिलाफ लिखता तो उसको किस तरह जेल में डाल दिया जाता था। आज वही सिचुएशन है, वही हालात हैं कि खान साहब जमहूरियत के अलमबरदार, और ये बातें दावे बड़े ज़्यादा होती थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल बरक्स जा रही हैं सारी। लेकिन एहतजाज की मैं बात करूँ तो भरपूर तरीके से PFUG और दीगर जो लोग हैं उनकी जानिब से भी तैयारी है, हमारी जानिब से भी तैयारी है कि हम जितना भी हमसे हो कि हम साफ़ियों की जितने भी साफ़ी पूरे पाकिस्तान भर से हम इसको बिल के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज करेंगे। और लेकिन अगर हम इस वक्त देखें तो जी बिल्कुल हरमीत, और उसमें देखा जाए कुछ चीज़ें तो है ऐसी, जैसे मतलब हमने कहा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से मैगजीन ऐसे हैं जिनकी अगर रिपोर्टिंग देखी जाए या जिनके आर्टिकल देखे जाए, जिनकी शॉर्ट स्टोरीज देखी जाए। कल मैं इनसाइट में बात भी कर रहा था, समिया राहील काजी से भी मैंने बात की, उसमें बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पर जो मवाद आता है वो ऐसा है कि जो बच्चों के अखलाक को ख़राब करने के लिए बड़ी तबाही का बायस बनता है। वहाँ पे तो बिल्कुल कतगन होनी चाहिए, उनको खुली छूट नज़र आती है। मतलब ऐसे हैं आर्टिकल, ऐसे शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ऐसे नफ्सियात दान के नाम के ऊपर लोग जो हैं वो अपनी तहरीरें सामने लाते हैं, जो तहरीरें बिल्कुल मखरब अखलाक हैं, उनको रोका जाना चाहिए। उनको मैं बिल्कुल उनके बारे में कहता हूँ। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो पहले ही पिसा हुआ है, वो पहले ही रुकावट का, तो मतलब रुकावट के बायस बहुत सी चीज़ें हैं। वहाँ पे कम से कम आप जब इस तरह की अथॉरिटी जब पहले से मौजूद हैं, अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, ऑर्डिनेंसेस मौजूद हैं, जो आपके सेंसरशिप की तंजीमें, जो सेंसरशिप की ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं जो उनको रोक रही हैं, तो फिर नई अथॉरिटी के काम का क्या मकसद हो सकता है? अच्छा, जिस तरह से हरमीत एहतजाज की बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है, तो हमने देखा गुज़श्ता रोज़ जो PDM ने पावर शो किया कराची में, तो मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब ने भी यही बात की कि जो हुकूमत मीडिया को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी ला रही है, हम इसको यकसर तौर पर मुस्तरद करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम पार्लियामान के अंदर और बाहर जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनके साथ एहतजाज में शरीक होंगे। लेकिन हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल हुए हैं इक़्तिदार में आए, इस दौरान जो हमने सहाफ़ियों का इस्तेसाल देखा है, मेरा ख्याल है मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुआशी तौर पर जितने बुरे हालों में सहाफ़ी हैं, जितनी नौकरियों से सहाफ़ी गए हैं, इतनी ज़्यादा डाउन साइजिंग इस दौर में हुई है, सैलरीज़ पे कट लगे हैं। और अभी आप देखें कि हरमीत बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि कितने ही सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने सहाफ़त छोड़ी है और अब वो कुछ ना कुछ और सेकंड ऑप्शन की तरफ गए हैं। कितने हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट थे, एंकर्स थे, जिन पर पाबंदियां लगी हैं और उन्होंने अब अपने YouTube चैनल स्टार्ट किए हैं। यानी कि वो कोई भी चैनल जो है उनको नौकरी देने पर तैयार नहीं कि अगर हमने नौकरी दी तो कोई ना कोई चैनल के लिए मसला खड़ा हो सकता है। तो जो इस्तेहसाल इस दौर में सहाफ़ियों का हुआ है वो इससे पहले किसी दौर में हमने नहीं देखा। उसमें बहुत सी बातें और भी हैं, पिछले अदवार की भी अगर देखा जाए। बात यह है कि जब आप इस तरह के कोई काम करते हैं, यानी आपने मीडिया के फैलाव की बात की, तो मीडिया के फैलाव में आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मीडिया के फैलाव से आपकी जो मेन मार्केट है उसके अंदर इतनी कुव्वत भी है, इतनी ज़्यादा मीडिया के फैलाव को बर्दाश्त कर सके या ना कर सके। पहले तो सारा मतलब आप कहो कि खुला लाइसेंस देने शुरू किए गए, इतने लाइसेंस दे दिए, इतने चैनल आ गए जिसका बोझ उठाने के लिए हमारे पास कुव्वत ही नहीं थी। मेन आपकी जो बिज़नेस है उस बिज़नेस की आपको बात करनी, ज़ाहिर है जब मीडिया ने चलना है तो मीडिया ने इस बात के ऊपर चलना है कि उसको एड्स कितने मिलने हैं, उसको बिज़नेस कितना मिलना है। आपके दमखमी ना हो और आप लाइसेंस पे लाइसेंस देते चले जाएं, तो उसमें ना क्वालिटी का ख्याल रखा गया ना क्वांटिटी का, और फिर ये हुआ कि धड़ाधड़ लोगों को भर्ती कर लिया गया। जब देखा गया कि अब आगे बिज़नेस नहीं है, फिर वो बंद होने शुरू किया। जब आपने मतलब ये देखा कि जी इतने लोग आ गए, इतने ज़्यादा हो गए, फिर जब वो बंद होने लगे
तो फिर उनको बंद करने में मतलब आपके कोई सपोर्ट नहीं आई। तो ये दोनों चीज़ें हैं, साथ में इसका बैलेंस होना चाहिए। सबसे पहले हरमीत आपको ये देखना चाहिए कि बैलेंस है या नहीं है। आपको इतने ही चैनल की इजाजत होनी चाहिए दोनों तरफ। जी बिल्कुल। जी हरमीत, मैं वही कहता हूँ कि कुछ जगहों में हम ऐसी चीज़ें देखते हैं कि कुछ इदारे भी जो हैं वो बिल्कुल एक साइड बैलेंस वो भी नहीं रखा जा रहा है। जो वो वही अगर सहाफ़त की हम बात करें तो आप दोनों की तरफ जो है, दोनों का जो मौक़िफ़ है वो आप सामने लाने, ये एक साफ़ी का काम होता है। अगर मैं बात करूँ डिजिटल मीडिया के हवाले से, तो ये जो पाबंदियां हैं, ये जो इतलाक है, इसके हवाले से तो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन साथ साथ डिजिटल मीडिया के हवाले से भी नए चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि एक सहाफ़ी जिसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, वो चला गया यूट्यूब पे, कम से कम वहाँ से वो अपना जो मौक़िफ़ था वो सामने ले आता। लेकिन अब उस पर भी हम देख रहे हैं कि एक नई चीज़ें आने की बातें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। तो रऊफ साहब, ऐसा हम देखते हैं कि कुछ सहाफ़ियों की वजह से, मैं भी कहूँगा कि कुछ सहाफ़ियों की वजह से ऐसी खबरें जो है वो कल एक ट्वीट में पढ़ रहा था, एक नामुर सहाफ़ी है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो ये अफगानी या दीगर जो लोग हैं महाजरीन जो पाकिस्तान में स्टे करने के बाद वापस अपने ममालिक जाएंगे, उनके बारे में उनका मौक़िफ़ ये था कि पाकिस्तान ने जो नेटो और दीगर जो एजेंसीज के लोग हैं वो यहाँ पे बाकायदा अमेरिका ने उनको पाकिस्तान में इजाज़त दी। इस किस्म की अफवाहें फैलाना भी एक सहाफ़ी का काम नहीं होता है। जरूरत इस वक्त ये है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म उनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि यहाँ से फेक इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी ट्रेवल करती हैं। खैर, हम अपने टॉपिक पर ही रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं PFUJ के प्रेसिडेंट शहजादा जुल्फ़िकार साहब। जुल्फ़िकार साहब, एक दफ़ा फिर से आपको शो में खुश आमदीद कहूँगी। सर, फरमाइएगा, ये जो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मीडिया को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी बनाई जा रही है, ये किस किस्म की अथॉरिटी होगी? किस किस्म से, किस अंदाज में मीडिया को रेगुलेट किया जाएगा इस अथॉरिटी के ज़रिए? और फिर मीडिया को रेगुलेट किया जाएगा या सहाफ़ियों को भी रेगुलेट किया जाएगा इस अथॉरिटी के क़याम के बाद? देखें, अगर मीडिया को रेगुलेट कर देंगे, वो मैं समझता हूँ कि वो रेगुलेट कर ही देंगे सहाफ़ियों को भी। और अगर सहाफ़ी जो है उनको, सहाफ़ी के देखें क्या दो जिम्मेदारी है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की। एक है कि आप सहाफ़ियों और जितने मीडिया वर्कर हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। दूसरा है प्रेस फ्रीडम। प्रेस फ्रीडम के हवाले से आप टीवी पर खुद जो है वो शो करती हैं। रऊफ साहब बैठे हैं, रऊफ साहब ने वो दौर भी देखा कि जहां थोड़ी बहुत आज़ादी होती थी। आज मीडिया है, आज़ादी नहीं है हमारे पास। उसके बावजूद अब गवर्नमेंट एक ऐसा कानून ला रही है जिससे वो सिरे से इनकार ही है कि आप इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, मीडिया गवर्नमेंट के लोग देख रहे होंगे, वो हंस रहे होंगे हम पे कि ये किस चीज पे बात कर रहे हैं, हम तो ये चीज लाना ही नहीं चाह रहे हैं। सबसे पहले मई में उन्होंने ड्राफ्ट शेयर किया, वो ड्राफ्ट लीक हो गया और उसके बाद वो उन्होंने कहा कि ये ड्राफ्ट है ही नहीं। कंसेप्ट पेपर शेयर किया गया, कंसेप्ट पेपर भी उसी तरह का है। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं ये तो बात ही नहीं है। तो आप अगर आप देखें कि PFUJ के बहुत से दड़े हैं जो पेपर, मैं समझता हूं कि पेपर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको फवाद चौधरी साहब साथ लेकर बड़े फख्र के अंदाज में कहते हैं कि PFUJ ऑन बोर्ड है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हम जिस चीज पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आप हम गुफ्तगू कर रहे हैं और गवर्नमेंट इनकारी है कि ये किस चीज पे गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी तक तो कोई ड्राफ्ट शेयर ही नहीं हुआ, तो फिर मुझे बताएं कि जो PFUJ उनके साथ बैठी है या वो ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मीडिया के ऑर्गेनाइजेशन, वो किस चीज पर हिमायत कर रही है? शेयर तो किसी से नहीं किया। जो बात आप कर रही हैं कि ये क्या ला रहे हैं, देखिए जो ड्राफ्ट शेयर तो नहीं हुआ, जो हम तक पहुंचा और उस पे एक जिसकी उसकी फॉर्मेशन आप देख लें, गवर्नमेंट ग्रेड 21 या 22 को चेयरमैन नॉमिनेट करेगी, प्रेसिडेंट साहब उनको जो है उनकी अपॉइंटमेंट कर देंगे और उसके बाद कोई 6 लोग जो हैं अपनी मर्जी की, PTI के लोग या कोई भी, वो गवर्नमेंट नॉमिनेट कर देगी, प्रेसिडेंट उनका भी जो है अपॉइंटमेंट कर देंगे। उसके बाद जो फेडरल सेक्रेटरी, PTA के नुमाइंदे, FPR के नुमाइंदे, वो भी गवर्नमेंट का होगा। इख्तियारात आप उसमें अगर आप देख लें, इख्तियारात में या उनके प्राइज जो हैं वो क्या हो गया, वो गवर्नमेंट की बाउंड है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को वो दो करे। उसके बाद एक शिफ्ट ऐसा है कि जिसमें वो कहते हैं टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो टास्क देगी उस टास्क को वो जो है वो पूरा करेगी।
तो मुझे बताएं कि इसमें कौन सी इंडिपेंडेंट बॉडी है। आपने अगर कोई रेगुलेटरी कोई आप अथॉरिटी बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आप मिसाल भी देते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में ये हो रहा है, आप मिसाल देते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में ये सारा कुछ हो रहा है। यूरोपियन कंट्रीज में जाए, साफी से पूछें, साफी का ये हाल है। जो फिर इल्जाम हम पे लगाते हैं कि PFUJ मालकान की जो है वो है गुलाम बनी हुई है, वो उनके जो है वो उनको टो कर रही है। देखिए, मालकान से तो हमारी लड़ाई हमेशा रहती है। हम कहते हैं कि मालकान ने बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला, हमारी लड़ाई है। वेजेस के मामले में हम लड़ते हैं उनसे, लेकिन क्या इस प्लेटफॉर्म पर हम और मालकान अगर इकट्ठे हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ जो वो हम समझते हैं कि वो मुश्तरका तौर पर हम कलेक्टिवली ये हमारा जो है वो हमारी तबाही है, तो उस पर हम खड़े हैं मालकान, और हम दोनों साथ खड़े। हम गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हैं कि गवर्नमेंट जो कुछ करने जा रही है बिल्कुल गलत करने जा रही है। और फिर उस अथॉरिटी में आप हुकूमत की जानिब से इस इक़दाम को यकसर तौर पर मुस्तरद किया है तंजीमों की जानिब से और साथ साथ मीडिया मालिकान की जानिब से, और ये देखने में आ रहा है कि इस मामले पर मीडिया मालिकान और ये जो तंजीमें हैं वो एक पेज पर हैं। लेकिन देखते हैं कि आने वाले वक्त में हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी ओपिनियन के बारे में हमें बता रहे थे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जो फूल होते हैं वो इंसान के गम और खुशी दोनों में बराबर के शरीक होते हैं। अब हम गुलाब के फूल को ही देखें तो गमी के मौके पर भी हम देखते हैं कि फूलों की पत्तियां जो नजर आती हैं, लेकिन फूल मुकम्मल जो है वो तो शादियों के मौके के ऊपर, हाँ, या फिर फूल, लेकिन गुलाब के फूलों की जो पत्तियां हैं वो बहुत ज्यादा के ऊपर यूज होती लोग हैं। गुलाब का फूल पेश करते हाँ, हैं। मोहब्बत के इजहार के लिए गुलाब का फूल जो है वो पेश किया जाता है। फूलों की एक अपनी अहमियत है, लेकिन गुलाब के फूल की उससे बढ़कर थोड़ी अहमियत है, क्योंकि अच्छा गुलाब के फूल होते भी डिफरेंट टाइप के हैं। आपने कभी वो सफेद फूल देखे गुलाब का? बहुत ज्यादा देखे, इतनी वैरायटी है जिसकी कोई हद नहीं, बहुत वैरायटी है। लेकिन खुशबू उसी की होती है, वो जो गुलाब का असल देसी फूल होता है जो गुलाब का, उसकी खुशबू होती है। हरमीत से पूछा ना कभी इसने गुलाब का फूल किसी को दिया? अच्छा, गुलाब के फूल की बात हो रही है भैया, बहुत सारे दिए दोस्ती के लिए, कई सारे। इसमें आप ये बात ये है कि क्या हो कहते हैं वाइट, फिर रोज मुख्तलिफ, रोज साहब जिस तरह कहते हैं कि भैया बहुत सारे अक़साम है इसके। तो हमने तो भैया हमारी कोशिश है कि भैया मोहब्बतें बांटो सबसे, नफरतें तो बहुत हो गई। और पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये है पंजाब के शहर इलाहाबाद। यहाँ पर फूलों की काश्त और ख़रीदारी जो है वो बहुत बढ़ गई है, हालिया कुछ अरसे में देखा गया है। इस पर हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है, पहले चलकर ये रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। का इख्तिताम भी इसी जुमले पर हुआ है कि अगर हुकूमत इस शोबे की सरपरस्ती करे तो बहुत से मौके, रोज़गार के मौके पैदा हो सकते हैं। हम अक्सर रिपोर्ट्स दिखाते हैं, उस पर हुकूमत से इल्तिजाएं कर रहे होते हैं कि बराए करम इस तरफ तवज्जो दे लें, इसमें बड़ा पोटेंशियल है, इससे बड़े जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो निकल सकती हैं। तो वंस अगेन वही बात पर वहाँ पर ही हम आके रुक गए हैं। मुझे तो मीर का शेर याद आ रहा है गुलाब के फूल के हवाले से कि नाज की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी गुलाब की सी है। तो वो देखो, मतलब वो गुलाब के फूल की वो जो है तारीफ में मीर तकीवीर साहब तक, लेकिन अब पता नहीं वो उन्होंने नाज की उसके लब की ज्यादा बात की है या पंखड़ी गुलाब की सी है वो उसकी ज्यादा बात की है। कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं? हाँ हरमीत, वैसे अगर मैं बात करूँ रऊफ साहब, तो यहाँ पे चंबेली गार्डन या रोज गार्डन जैसे कहा जाता है, तो सर्दियों में 10 बजे की चाय अगर वहाँ पे पिए तो वहाँ का जो एक तो माहौल बड़ा खूबसूरत है, वहाँ पे वो जो रोज लगे हुए हैं गार्डन में, तो उसका एक अलग मैं उसकी फिर जो खुशबू है वो सबसे डिफरेंट है। और वैसे मेरा पसंदीदा अगर मैं कहूँ स्पॉट वही है, मैं अक्सर उमूमन वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ पे चाय शाय दोस्तों के साथ, तो बड़ा खूबसूरत सा स्पॉट है। लेकिन ये जो मुख्तलिफ रंग होते हैं, एक रंग से भी इंसान थक जाता है, तो मुख्तलिफ रंग जो हैं वो जब हम देखते हैं तो और अट्रैक्शन बढ़ती है और उसकी खुशबू कमाल की होती है भाई। लेकिन हरमीत ये बताओ कि उर्दू में चंबेली गार्डन और अंग्रेजी में रोज गार्डन, ये फर्क नहीं है कोई? ये गार्डन चाहिए फिर करना तो है ना। हाँ, लेकिन ये अजीब सा है, मतलब ये है कि अंग्रेजी में रोज गार्डन और उर्दू में चंबेली गार्डन। चंबेली हालांकि बिल्कुल कुछ और है, जैस्मिन है। चंबेली जैस्मिन को ही कहते हैं ना? हाँ, जैस्मिन है वही, लेकिन इनके लिए उन्होंने हाँ नाम, अगर वहाँ पे आप देखें तो नाम इसी तरह लगे हो, तो मैंने वहाँ के जो बोर्ड लगे हुए तो मैंने वही नाम आपको पढ़ा दिए कि वो एक तो चंबेली गार्डन लिखा है, फिर रोज गार्डन लिखा है,
अच्छा। तो अगर हम देखें वहाँ पे ज़्यादा फूल मुख्तलिफ ज़्यादा है, लेकिन अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो गुलाब के फूल जो है वो उसके अक़साम ज़्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में जिन गार्डन्स का हरमीत जिक्र कर रहे हैं, मतलब जैस्मीन क्या कहा इन्होंने? जैस्मिन नहीं, रोज गार्डन, और उर्दू में क्या नाम है? चंबेली। हाँ, इस तरह से लाहौर की अगर बात की जाए तो जो जल्लो पार्क का जो एरिया है वहाँ पर बोटेनिकल गार्डन्स जो हैं वो कुछ अर्से पहले मुतारिफ करवाए गए हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है फूलों की, बहुत खूबसूरत है। वहाँ जाओ जब आप तो पिक्चर्स बड़ी ज़बरदस्त आती हैं, बैकग्राउंड में आपके फूल होते हैं, स्पेशली अगर बहार का मौसम हो तो और भी ज़बरदस्त फूल जो हैं वो हम देखते हैं। और इसी तरह जब हम लाहौर में देखें तो स्पेशली ये जो बहार के मौसम में रेस कोर्स पार्क में मुख्तलिफ एग्जिबिशंस लगती हैं, फूलों की लगती है, तो उसमें भी जो फूलों की वैरायटी देखने में आती है वो आम तौर पर अपने सराउंडिंग्स में वो फूल लगे नजर नहीं आते। तो इस तरह से भी जो हुकूमत जो काम करती है, मुख्तलिफ एग्जिबिशंस ऑर्गेनाइज करवाती है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त काम है। खैर, जाते जाते यही कहेंगे, जिस तरह से हमारे रिपोर्टर ने भी अपनी रिपोर्ट में इल्तजा की कि इस तरफ भी तवज्जो दी जाए, हुकूमत जो है इस शोबे की तरफ भी तवज्जो दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो केटर हो सकें। अभी हम शो में एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी है और अमेरिका की रिक्वेस्ट पर कुछ पनाह गुज़ीनों को पाकिस्तान में भी एकोमोडेट किया जाएगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान में भरपूर तैयारियां की गई, यहाँ से प्रॉपर परमिशन दी गई। 21 डेज़ का जो टेम्प्रेरी वीज़ा है वो दिया जाएगा और ये लोग टेम्प्रेरी क़याम करेंगे। इन लोगों में अफ़गान पनाह गुज़ीन शामिल हैं, अमेरिकन रेजिडेंट्स शामिल हैं, मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान शामिल हैं और एम्बेसडर्स शामिल हैं। अभी इनिशियली जो परवाज़ें आई हैं, इस्लामाबाद इन्होंने लैंड किया है और तकरीबन 4,500 के करीब अफ़गानिस्तान से लोग आए हैं और इनके बारे में हुकूमत ने ये अहकामात तमाम होटल्स को जारी किए हैं कि प्रायोरिटी की बेस पर इन लोगों को सबसे पहले एकोमोडेट किया जाए। इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने लोग अफ़गानिस्तान से अब तक आ चुके हैं, सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट फैसल शाही हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करें। फैसल, बताइएगा अब तक कितनी परवाज़ें आई हैं, कितने लोग आ चुके हैं अफगानिस्तान से और किन किन होटल्स में क़याम कर रहे हैं और इंतज़ामात क्या किए गए हैं होटल्स में? बिल्कुल, आप भी जानती हैं कि अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बाद बड़ी तादाद में जो है वो शहरियों का इनखला हो रहा है अफ़गानिस्तान से, जिसके बाद इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से 26 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जितने भी अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की आ रहे हैं उन्हें इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ होटलों में ठहराया जाएगा। इसलिए मुख्तलिफ़ होटलों को खाली करवाने के हवाले से भी खबरें गर्दिश करती रहीं, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में जो अफ़गानिस्तान से शहरी है वो वहाँ से इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं और उन्हें इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ होटलों में उनको ठहराया जा रहा है। तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया जो नोटिफिकेशन जारी किया, पहले तो ये कहा गया कि आइंदा 21 रोज़ तक इस्लामाबाद के हदूद में जितने भी होटल्स हैं उनको खाली किया जाए, वहाँ सिर्फ जो गैर मुल्की हैं उनको रिहाइश का जो है उनका इंतज़ाम किया जाए। जो पाकिस्तानी मुसाफिर हैं उनको जो है तरजीह ना दी जाए, बल्कि जो गैर मुल्की उनको तरजीह दी जाए। लेकिन साथ ही उस नोटिफिकेशन से रात को तरदीद भी एक जारी कर दी गई, जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद उनकी जानिब से ये कहा गया कि कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। लेकिन जब हमारी होटल मालकान से बात हुई तो उनका कहना था कि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जो मजिस्ट्रेट के साइन शुदा नोटिफिकेशन हम तमाम होटल्स को मौसूल किया गया और हमें यह कहा गया कि सिर्फ जो गैर मुल्की आ रहे हैं उनको तरजीह बुनियादों पर जो जितने भी होटल्स हैं उनकी रिजर्वेशन की जाए, उनको यहाँ पे रिहाइश दी जाए, क्योंकि ज़्यादातर ट्रांजिट वीज़ा पे यहाँ पे पहुँचते हैं और गैर मुल्कियों में जैसे कि आप भी जानते हैं कि बहुत सारे एम्बेसडर भी मौजूद हैं। तो इस वजह से इस्लामाबाद के जो होटल्स हैं उनमें सिक्योरिटी के भी खातर का इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की एक भारी नफरी मुख्तलिफ होटल्स के बारे हमने देखी, उनको तैनात किया गया। तो जो एक कशीदगी की एक सूरत हाल बनी हुई है, एक जो अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल बनी है, जिसके बाद बड़ी तादाद में गैर मुल्की वहाँ से उनका इनखला जो है वो जारी है। इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं गैर मुल्की और उन्हें मुख्तलिफ इस्लामाबाद के होटलों में स्टे करवाया जा रहा है। और जो पाकिस्तानी मुसाफिर हैं फ़िलहाल उनसे माजत की गई है कि आइंदा ये जो चंद रोज़ हैं अच्छा फैसल, अगर हम बात करें कोरोना के हवाले से, जो बरतानिया के रेड लिस्ट में भी शामिल है, तो जो वहाँ से लोग आ रहे हैं, जो महाजरीन आ रहे हैं, दीगर लोग जो आ रहे हैं, तो क्या उनके लिए अगर उनकी ये चेकअप भी हो रहा है कि भाई इनकी कोई वैक्सीनेशन या हुई या नहीं हुई, तो उसके लिए क्या इंतजामात हैं?
हरबीत, जैसे कि एक सूरत हाल बनी हुई है अफ़गानिस्तान से जितने भी गैर मुल्की आ रहे हैं, आप भी जानते हैं कि सबसे पहले तो उनकी स्कैनिंग की जाती है, या एयरपोर्ट पे भी एक सिस्टम मौजूद है, उसके बाद उनके कोविड टेस्ट भी लिए जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिनका स्टे लंबा होता है, ट्रांजिट वीज़ा पे जिनका यहाँ पे स्टे ज़्यादा, तो उनको मुख्तलिफ होटल्स में लाया जाता है और वहाँ पर भी उनके सैंपल लिए जाते हैं, और अगर किसी का पॉजिटिव आता है तो उसको भी क्वारंटीन करने का कहा जाता है। बहरहाल अभी ऐसी कोई सूरत हाल पैदा नहीं है, क्योंकि अभी तो मकसद ये है कि जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं उनको एक फैसिलिटेट किया जाए, ताकि वो जितने भी अपने ममालिक में जाना चाहते हैं पाकिस्तान में उन्हें बेहतर जगह पे रखा जाए। तो इस्लामाबाद में क्योंकि ज़्यादा जो अफ़गानिस्तान से लोग आ रहे हैं वो यहाँ इस्लामाबाद में स्टे कर रहे हैं, इस हवाले से इस्लामाबाद के होटल्स में हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम भी खतर किए गए हैं, पुलिस की नफरी यहाँ पे बारी जो है उसे तैनात किया गया है, तो साथ साथ कोविड टेस्ट है वो भी किए जा रहे हैं। फैसल, ये बताओ कि ये जो खबर है कि यूनाइटेड नेशंस के तहत भी कहा गया है कि यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि इमदादी सामान पहुंचाने के लिए, जिसमें खुराक वगैरह भी शामिल है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में ये आमदोरफ्त और ज़रा बढ़ जाएगी, तो इसके भी कोई इंतजाम नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल राव साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26 अगस्त को जो इंतजामिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, बुनियादी उसमें मकसद यही था कि क्योंकि आइंदा रोज़ में वहाँ से भी लोग आएंगे और यहाँ से भी इमदादी सामान भी यहाँ से लेके जाया जाएगा, तो इसलिए जितने भी होटल थे उन्हें एक तो खाली कराया गया, और साथ जो इंतजाम हैं इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे हैं कि ताकि इमदाद अगर वहाँ पर पहुँचाई जाती है या वहाँ से कोई मुसाफिर आते हैं तो उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। तो इस हवाले से इंतजाम हुकूमती सतह पर भी किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद की ज़िली इंतजामिया जो भी वो भी हमें खासी मुतहरिक नज़र आई, लेकिन साथ जब मीडिया में खबर आती है तो वो एकदम वो अपनी खबर की तरदीद जारी कर देते हैं, और तरदीद भी सिर्फ ट्विटर की हद तक की जाती है, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, बल्कि जो उनका नोटिफिकेशन है होटल खाली कराने का वो तमाम होटल्स मालिकान के पास मौजूद है। तो अब इस्लामाबाद में ये सूरत हाल है कि आइंदा 2 हफ्ते जो है वो सूरत हाल खासी जो है वो इस हवाले से कि जितने भी गैर मुल्की आ रहे हैं उनको स्टे के उनको बंदोबस्त किया जा रहा है, होटल्स खाली करवाए जा रहे हैं, और साथ ये कहा जा रहा है कि जितने भी गैर मुल्की आएंगे उन्हें तरजीही बुनियादों पर इस्लामाबाद के होटल्स में स्टे करवाया जाए। अच्छा फैसल, इस हवाले से भी बताइएगा, जितने भी जो लोग आ रहे हैं ये ट्रांजिट पैसेंजर्स हैं, इनको होटल से बाहर निकलने की इजाज़त होगी? नहीं, देखें, इनके जो वीज़े में कंडीशन होती है कि जब ये किसी होटल में आते हैं तो उनको होटल के अंदर ही रहना होता है, उसी की चारदीवारी के अंदर रहना होता है। बहरहाल पाकिस्तान में इसी वजह से जो जितने भी होटल्स हैं इस्लामाबाद में, उनमें सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, पुलिस की एक भारी नफरी तैनात की है। मकसद ये है कि जो जिस मकसद के लिए आए हैं वो उसी मकसद को पूरा करें, जितना उनके वीज़े के मुताबिक यहाँ पर स्टे है वो अपने स्टे मुकम्मल करके अपने जो वतन है वहाँ रवाना हो सकें, क्योंकि अब बहुत बड़ी तादाद में शहरी आ रहे हैं। इस वजह से यहाँ जितनी फ़्लाइट्स हैं उनका भी मामला चल रहा है, मसला चल रहा है, तो इस वजह से उनको होटल में फ़िलहाल स्टे करवाया जा रहा है। ठीक है, होटल्स में स्टे करवाया जा रहा है। और फैसल, इस हवाले से भी जानना चाहेंगे, इनके स्टे पर, अकोमोडेशन पर जितने भी अखराजात आ रहे हैं, खाने पीने का और मुख्तलिफ अकोमोडेशन के रहने का, ये तमाम अखराजात बेयर कौन कर रहा है? देखिए, इसमें मुख्तलिफ जो इन्वॉल्वमेंट है, यूनाइटेड नेशन वो भी इसमें इनको हेल्प कर रही है, और इसके अलावा बहुत सारे जो जिस ममालिक के ये मुसाफिर हैं उनके जो ममालिक हैं वो भी अखराजात बेयर करने को तैयार हैं। और पाकिस्तान को इस हवाले से वाज़ेह तौर पर आगाह किया गया है कि अगर कोई मुसाफिर आता है तो उसके मुतल्लिका जो जिस कंट्री का है वहाँ से उससे रब्ता किया जाए, और उस हवाले से एक तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाए, और फिर साथ उसका वीज़ा भी चेक किया जाता है, और उसके ये देखा जाता है कि उस ट्रांजिट वीज़ा है कितना और उसकी नेक्स्ट फ़्लाइट कब तक है। तो उस हवाले से तमाम इंतजाम करना, जो क्योंकि वो पाकिस्तान के मेहमान भी होते हैं। फैसल, अगर हम बात करें तो वीज़े के साथ होटल्स की तादाद इतनी ज्यादा भी नहीं है, तो उसके साथ साथ क्या रावलपिंडी के होटल्स भी बुक कराए जा सकते हैं, या साथ साथ जो हॉस्टल्स हैं या जो यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल है क्या उनको भी करामत किया जा सकता है, उनमें भी इनको लोगों को ठहराया जा सकता है? किस किस्म की खबरें हैं आपके पास? हरमीत, अभी तो सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद तक नोटिफिकेशन है, और इस्लामाबाद की हदूद तक ही बताया गया है कि मुसाफिर को इस्लामाबाद के होटल्स में ठहराया जा रहा है। इस्लामाबाद रावलपिंडी के हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई, और ना ही कोई रावलपिंडी इंतजामिया ने इस हवाले से कोई बयान जारी किया। इस्लामाबाद इंतजामिया का बयान जारी हुआ, और इस्लामाबाद के जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने ये नोटिफिकेशन भी जारी किया, और तमाम होटल्स मालिकान के तमाम होटल की रिसेप्शन पर यह नोटिफिकेशन पहुँचाया भी गया, और ये कहा गया कि आइंदा 21 रोज़ तक गैर मुल्कियों को जो है अकोमोडेट किया जाए। तो अभी रावलपिंडी के जितने भी होटल्स हैं या रावलपिंडी इंतजामिया के होटल्स में अकोमोडेट किया जा रहा है। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट फैसल साही हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।